स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में हमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो इस पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, हम इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं इसका, और नेक्स्ट पार्ट में वीडियो करेंगे अपन एक्सरसाइज पर। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, और इसमें हमको जो फर्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ भी हैं, वो यहाँ पर हमें ये दिए हुए हैं 7 पॉइंट्स। इस तरह से एक्सियम्स भी हमको यहाँ पर एक्सियम्स 7 पॉइंट्स दिए हैं, और इस तरह से पोस्टुलेट्स भी हैं हमारे आगे जो हैं, ये पोस्टुलेट 1, 2 इस तरह से करके टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाते हैं डेफिनेशन पर। तो पहली डेफिनेशन है, देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट इज़ अ दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है। कैसे मतलब, जैसे समझिए, पॉइंट की बात की जाए तो सरफेस पर ये आप मान लीजिए कोई एक पॉइंट है। अब इसका कोई पार्ट नहीं है, माने इसका ना आप देखिए, ना तो कोई लेंथ होती है, ना इसकी कहीं पर कोई हाइट होती है। मतलब लेंथ और विड्थ इसमें होता नहीं है, लेंथ विड्थ भी नहीं होती, हाइट भी नहीं होती, कहीं भी बढ़ता घटता नहीं है। सिर्फ आपको देखा जाए तो ये केवल एक पॉइंट रहता है, और इसका कोई पार्ट नहीं होता है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, डेफिनेशन भी है ये कहीं बढ़ेगा नहीं, कुछ भी कहीं जाएगा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट एक सरफेस पर ही रहेगा। इसके बाद सेकेंड लाइन में कह रहा है, ए लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। सेकेंड पॉइंट में ए लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ का मतलब लाइन की केवल लेंथ होती है। लाइन तो सीधे सीधे बनाएंगे अपन, उसकी लेंथ होगी, उसकी कोई विड्थ नहीं होगी, कोई ब्रेथ नहीं होती लाइन की। थर्ड पॉइंट में है, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। किसी भी लाइन के एंड्स को हम पॉइंट कहेंगे। जैसे ये आप कह लीजिए लाइन है, तो लाइन भी किसी न किसी 2 पॉइंट से मिलकर ही तो बनेगी। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो लाइन के एंड्स को क्या कहेंगे? पॉइंट्स कहेंगे, थर्ड डेफिनेशन से। फिर फोर्थ डेफिनेशन इसमें है, ए स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो वही बात है कि एक लाइन बन रही है, तो आप देखेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उनको मिल कर के ही एक लाइन बनेगी। अगर आप डॉटेड लाइंस बनाएं, डॉटेड लाइन से आप समझ रहे हैं, ये डॉट 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 इस तरह से होता है, और ये डॉटेड लाइंस को अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें तो आपकी एक सॉलिड लाइन मिलती है। तो सॉलिड लाइन मिलती है तो वो एक पॉइंट्स को ही तो ज्वाइन कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में। तो आपका ये जो फोर्थ डेफिनेशन है यही कह रहा है, स्ट्रेट लाइन जो होती है इज़ लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। खुद पर ही जो पॉइंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। फिर पॉइंट 5 है, ए सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस की बात की जाए तो जैसे आप समझ लीजिए आपकी कोई टेबल है, तो टेबल के आप देखेंगे एक डायमेंशन इसका ये लेंथ होती है, और एक ये डायमेंशन होता है जो विड्थ होती है या कि ब्रेथ। तो ये सरफेस कहलाता है। अगर इसको मैं रेक्टेंगुलर पूरा इस तरह से रेक्टेंगल ही बना दूँ तो ये आपका एक मान लीजिए टेबल का टॉप हो गया, टेबल टॉप हो गया ये, तो एक सरफेस है ये। तो सरफेस में आप देखिए लेंथ है और विड्थ है, तो यही कह रहा है इस पॉइंट में। इसके बाद 6th में कह रहा है, एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। तो इन्हीं लाइंस को हम एजेस भी कहते हैं। जैसे ये, इसको हम एज भी तो कहते हैं। ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, ये तीसरा एज हो गया, ये चौथा एज हो गया। तो इन्हीं लाइंस को हम एजेस भी कहते हैं, जो इनके एडजॉइंट होते हैं, जो इनके एडजॉइनिंग है। ये देखिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये और ये सब, तो इन्हें एज कहते हैं अपन। और इसका लास्ट पॉइंट है, ये कह रहा है, ए प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। सेम वही बात है जो आपने 4th पॉइंट में स्ट्रेट लाइन के लिए कही थी। तो स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती हैं। तो सरफेस भी उसी तरह होगा। देखिए, तो जैसे ये सरफेस है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको डॉटेड इस तरह से डॉट 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 डॉटेड लाइन बना दी जाए, तो ऐसे कितने सारे डॉटेड लाइंस होंगी, और ये सब
मिल करके एक सरफेस बनाएंगी। जूम करके देखा जाएगा तो डॉटेड लाइन्स ही तो होंगी वो, जो कि अपन से सॉलिड लाइन से जोड़ते जाएं तो एक सरफेस बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट 7 को डिफ़ाइन कर दिया अपन ने। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है, इसका कह लें यूक्लिड एक्सोम्स। एक्सोम्स क्या होते हैं? एक्सोम्स को कह सकते हैं, एक्सोम्स आर एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं या सेट ऑफ रूल्स कह लीजिए, एग्ज़ाम ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैथ्स के सभी पार्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो आपका लीनियर इक्वेशंस हो, और भी जितने भी मैथमेटिकल्स पार्ट्स इस तरह से होते हैं उनमें एप्लीकेबल होते हैं। और पोस्टुलेट्स भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। मतलब जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल पार्ट में ही केवल अप्लाई होंगे। मतलब वो अलजेब्रा में या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में वो अप्लाई नहीं होंगे। जैसे आपके लाइन्स एंड एंगल्स हो गए, और आपका क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, इस तरह से ज्योमेट्रिकल पार्ट्स होंगे उसमें पोस्टुलेट्स को हम अप्लाई करेंगे। तो अभी हम एक्सियम्स पढ़ रहे हैं, एक्सियम्स के बाद में पोस्टुलेट्स को भी देखेंगे। तो एक्सियम्स के भी 7 पॉइंट्स हैं, अब उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सियम्स में ये हमको 7 एक्सियम्स दिए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ऐसा हो गया, जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया x, और x को हमने बता दिया y के इक्वल, और एक वेरिएबल और ले लिया z, इसको भी बता दिया y के इक्वल। तो कह रहा थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अब y सेम थिंग है और ये डिफरेंट थिंग्स हैं जिन्हें जो आपके सेम थिंग के इक्वल है। यहाँ पे देखिए x भी y के इक्वल है, z भी y के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अगर ये और ये इक्वल है तो x और z भी इक्वल होंगे। कंपेयर कर लें सीधे सीधे, अगर ये फर्स्ट ये सेकंड, तो दोनों कंपेयर करें, RHS सेम तो LHS सेम। तो ये फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स दे आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 2 कह रहा है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब दो इक्वल वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट में राइट में, दोनों में इक्वल वैल्यूज़ को ही ऐड करेंगे तो होल्स भी उनके इक्वल आएंगे। जैसे कि एग्जांपल, ये आपको 2 लिखा है लेफ़्ट में, ये लिखा है राइट में। अब इसमें इक्वल को ही प्लस करना है। इक्वल प्लस करना है मतलब मान लीजिए 1 ही यहाँ भी ऐड हो गया, 1 यहाँ भी ऐड हो गया, तो होल क्या बना, इनका प्लस क्या बना, 3 = 3। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है, या कि सॉरी सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड पॉइंट भी इसी तरह है। थर्ड पॉइंट में कहा है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो जो बात एडिशन के लिए लागू हुई है वही सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट के लिए एग्जांपल लिखें अगर, तो थर्ड पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, कुछ भी ले लें, 5 यहाँ ले लिया, 5 यहाँ ले लिया। अब इसमें से मान लीजिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो भी 3 मिल रहा है। तो चाहे हम इक्वल चीज़ें ऐड करें तो होल्स इक्वल मिलेंगे, और अगर इक्वल चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर्स इक्वल मिलेंगे। ये थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये कोइंसाइड वाली बात है अगर, तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने एक सर्कल बना लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का। अब 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ही एक सर्कल और ड्रॉ कर दें जो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, पूरा इसी के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक ही कहलाता है। तो वो भी इसी के ऊपर चढ़ जाएगा सर्कल, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर चढ़ जाएगा। तो उन कंडीशन में दोनों की रेडियस इक्वल होगी। मतलब R1 मान लीजिए पहला सर्कल है,
जो कि 2 सेंटीमीटर है, तो R2 सर्कल जो दूसरा सर्कल बनाया उसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो यही कह रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। कोई भी होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपको मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में 10 में से 5 मिला या कि 10 में से 3 मिला, तो हमेशा नीचे वाला क्या होता है, होल। ये पूरा टोटल मैक्सिमम मार्क्स है और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो हमेशा ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पार्ट और ये आपका कहला गया होल। तो होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा, 5 हमेशा 10 से छोटा होगा। तो होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, यही बात कह रहा है पॉइंट 5 में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 6 में कह रहे हैं थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी के डबल के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी। कैसे? जैसे मान लीजिए 2x इज़ इक्वल टू वाई हो गया और 2x इज़ इक्वल टू जेड हो गया। सेम उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था। कोई भी चीज़ें जिनका डबल आपस में इक्वल है तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। जैसे 1 हो गया पॉइंट, ये पॉइंट 2 हो गया, तो दोनों का LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल। तो यही कह रहा है कि जो भी थिंग्स हैं वो अपने डबल्स के इक्वल हैं। मतलब y अगर 2x है और z 2x है, मतलब दोनों के ही जो डबल हैं आपस में इक्वल हैं, तो वो चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि y इज इक्वल टू z। और इस तरह से आपका जो लास्ट पॉइंट है 7 नंबर, तो 7 नंबर में कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वही वाली बात है, अगर किसी के हाफ इक्वल है तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। सेम इसी तरह बना सकते हैं उसे भी। इसी में अगर बना दिए जाएँ, इनके हाफ ले लिए जाएँ, तो ये अगर किसी भी चीज़ के हाफ आपस में इक्वल हैं तो वो चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। ये आपका 7th पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया इसी में। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चीज़ अब डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स। तो अब देख लेते हैं पोस्टुलेट्स क्या हैं। बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, तो पोस्टुलेट 1 है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो वही बात कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं। तो ये आपको पता है कि ये पॉइंट A है और एक ही पॉइंट B है, तो इनसे एक ही लाइन बनेगी 2 पॉइंट्स को मिलाकर। तो यही बात वो कह रहा है कि अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेम ही लाइन 2 पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन ये बनेगी। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं क्या है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को आप कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है लाइन को आप कहीं पर भी, लेफ़्ट में भी और राइट में, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे ये लाइन हमने बना ली P और Q और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया एरो से। तो अभी ये टर्मिनेटेड है, लेकिन लाइन के बारे में हमें पता है लाइन दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द एरोज़ कह सकते हैं या लाइंस। तो आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इधर बढ़ा दिए P' तक बढ़ गया, इधर बढ़ा दिए तो ये Q' तक बढ़ गया। तो यही कह रहे हैं कि लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड्स। अब देखते हैं पॉइंट 3। पोस्टुलेट 3 है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो आप लोग को पता ही है सर्कल को आप कितने भी रेडियस का बना सकते हैं और कहीं से भी सेंटर लेके आप बना सकते हैं। जैसे ये सेंटर ले लिया हमने और ये ले लिया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की रेडियस। सेंटर यहाँ लिया, 2 सेंटीमीटर की रेडियस से एक सर्कल ये बनाया। अगर हम सेंटर यहाँ ले लें और रेडियस बढ़ा लें, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिए, तो इस पॉइंट से अगर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा बाहर से होकर के जाएगा। तो अलग रेडियस के साथ में, अलग सेंटर के साथ में भी सर्कल बन सकता है। तो यही कह रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। पॉइंट 4 है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। पोस्टुलेट 4 सभी राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे राइट एंगल ऐसे बना दें
तो ये 90 डिग्री है। इस तरह बना दें तो भी ये 90 डिग्री है। और इस तरह भी बनता है, कभी कभी बनाते हैं। जैसे आप घड़ी में देखेंगे तो ऐसे 10:05 होते हैं, तो ये भी आप 90 डिग्री ही कहेंगे इसको। तो 90 डिग्रीज कैसे ही बनाएं, आपस में इक्वली होते हैं। ये पोस्टुलेट नंबर 4 कह रहा है। और आप पोस्टुलेट 5 देखते हैं। पोस्टुलेट 5 है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ 2 स्ट्रेट लाइन्स। मतलब जैसे ये आपकी 2 लाइन्स बनी हुई हैं, यहाँ पर देखिए, एक AB बनी है, एक CD बनी है। इन दोनों पर एक लाइन PQ इस तरह से फॉल कर रही है, मतलब इसके ऊपर डाली गई है। तो कह रहा है मेक्स एन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट एट वन साइड on which the sum of angle is less than the 2 right angles। मतलब कि आपको पता ही है कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होता है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले। तो अब यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनका सम यहाँ 180 बन रहा हो, या उससे कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ की लेंथ कुछ और है, यहाँ की अलग है। तो अगर ये आपस में मिला के 180 नहीं होते हैं तो ये आगे बढ़कर किसी पॉइंट पे मिलेंगे और जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 का होगा। जैसे कि ये लाइन हमारी AB है, CD है, PQ है। अब अगर ये और ये एंगल का सम मान लीजिए 180 नहीं हो रहा है, तो फिर इसको हम इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि जैसे ये यहाँ से इस तरह आगे बढ़ेगा और ये भी इस तरह से यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो एंगल बनेगा तो ये जो है 90 से लेस होगा, यही बता रहा है पोस्टुलेट 5 में। तो ये हो गया आपके पोस्टुलेट्स कंप्लीट। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।